नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। मुझे पता है कि यह कहानी शायद आपको बेतुकी लगे, लेकिन कृपया मेरी बात सुने। मैं जो भी विवरण साझा करने जा रही हूँ वह सच है, और भले ही आप इसके कुछ हिस्सों पर सवाल उठाएं, लेकिन मेरा विश्वास करें कि मैंने हर भयावह पल को जिया है। मेरी कहानी सुनने से पहले मिस्टर डार्क स्टोरी मैन को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह 5 साल पहले हुआ था, जब मैं 20 साल की थी। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उस रात किसी अनहोनी के कितने करीब पहुँच गई थी। यह सब तब शुरू हुआ जब मेरी दोस्त केटी ने मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी और स्लीप ओवर के लिए आमंत्रित किया। मैं उत्साहित थी, लेकिन पार्टी से ठीक पहले मुझे काम करना था, जिसका मतलब था कि मैं ज्यादातर मजेदार गतिविधियों से चूक गई। जब मैं पहुंची तब तक सभी लोग खेल खत्म कर चुके थे और आराम कर रहे थे, यह सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या करना है। चूंकि मैंने बहुत कुछ मिस किया था, इसलिए समूह ने फैसला किया कि हमें मस्ती जारी रखने के लिए लगभग 1 मील दूर एक पार्क में जाना चाहिए। यह सुनने में तो ठीक था, लेकिन मेरे पेट में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। अब ध्यान रखें कि अंधेरा हो चुका था और घंटों से भारी बारिश हो रही थी। हवा में गीली फुटपाथ और देवदार के पेड़ों की गंध आ रही थी और जमीन भीगी हुई थी। हमारा समूह छोटा नहीं था, हम 4 लोग थे। केटी, उसकी दोस्त एमिली, लुकास और मैं। एमिली और लुकास मेरे लिए नए थे। मैं उनसे उस रात से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन वे काफी मिलनसार लग रहे थे। जब हम सुनसान सड़कों पर चल रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, तो मैं असमान फुटपाथ पर फिसल गया और एक नुकीली चट्टान पर मेरे बड़े पैर का अंगूठा कट गया। घाव से खून बह रहा था, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। उम्मीद है कि यह रात को बर्बाद नहीं करेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी चोट बाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हम जिस पार्क में जा रहे थे वह बड़ा था, जिसमें 3 मुख्य पहाड़ियां थीं। एक पहाड़ी मुख्य सड़क और सभ्यता की ओर जाती थी, दूसरी खेल के मैदान को एक छोटे से आउटडोर थिएटर से जोड़ती थी, और तीसरी पैदल चलने के रास्तों की एक श्रृंखला में गहरी जाती थी, जो एक पुल के नीचे गायब हो जाती थी। स्थानीय लोग पुल के नीचे के क्षेत्र को द ड्रेन कहते हैं, जो ड्रग डीलरों और उपद्रवियों के अड्डे के रूप में बदनाम है। यह ऐसी जगह थी जहां आप जाने से बचना चाहेंगे, खासकर रात में। जब हम आखिरकार पार्क पहुंचे तो हम तुरंत खेल के मैदान की ओर चल पड़े। बारिश रुक गई थी, लेकिन मैदान अभी भी गीला था। हम मस्ती करने लगे, टैग खेलने लगे और एक दूसरे को झूलों पर धकेलने लगे। कुछ समय के लिए बेफिक्र रहना अच्छा लगा, लेकिन यह एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा। एमिली और लुकास हम में से बाकी लोगों की तुलना में थोड़े ज्यादा साहसी थे, इसलिए उन्होंने खेल के मैदान के चारों ओर की बाड़ को लांघने का फैसला किया। उन्होंने पास में एक बेंच पर बैठे एक जोड़े को देखा और हमारे आश्चर्य के लिए सीधे उनके पास चले गए और उनसे गम मांगा। वह न जोड़ा नाराज दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने लुकास को एक गम दिया। वे कुछ देर बाद ही कुछ बुदबुदाते हुए चले गए। अब हम पूरी तरह से अकेले थे। लगभग 11:30 बजे हवा बदलने लगी। हमने आधी रात को कैटी के घर वापस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे बेचैनी होने लगी। तभी मैंने उसे देखा। एक लंबा आदमी, शायद अपने मध्य 30 के दशक में, खेल के मैदान के चारों ओर की बाड़ के साथ चल रहा था। वह चौड़े कंधों वाला था, उसके लंबे झबरा बाल थे और बड़े आकार के कपड़े थे जो उसके शरीर से अजीब तरह से चिपके हुए थे। उसकी आंखें दूर की लग रही थीं और उसकी चाल अस्थिर थी, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने शरीर में बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मौजूदगी ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हमेशा के लिए मेरी यादों में बस गया। केटी ने बिना सोचे समझे चिल्लाते हुए कहा, ओह देखो, यह एक ड्रगी है। उस आदमी ने हमारी ओर सिर घुमाया और उसके चेहरे पर गहरी भद्दी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें काली पड़ गईं, एक शिकारी की तरह हम पर टिकी हुई थीं, जो अपने शिकार को आंक रहा हो। हमारे आसपास की हवा तनाव से घिर गई। एक पल के लिए कोई भी नहीं हिला। फिर, जैसे कि यह तय कर रहा हो कि हम उसके समय के लायक नहीं हैं, वह मुड़ा और चलना जारी रखा। लेकिन नुकसान हो चुका था। हमने इसे महसूस किया। माहौल में बदलाव, खतरा जो अब छाया के पीछे छिपा हुआ था। शायद हमें अब वापस लौट जाना चाहिए, मैंने सुझाव दिया, अपनी आवाज में बढ़ती घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए। बाकी लोग सहमत थे, लेकिन लुकास और एमिली निराश लग रहे थे कि हम आधी रात से पहले जा रहे थे। जैसे ही हम वापस चलने लगे, हमारे पीछे का रास्ता रोशनी से जगमगा उठा। हम मुड़े। उम्मीद थी कि कोई पुलिस अधिकारी हमारी जांच कर रहा होगा, क्योंकि हम कर्फ्यू के बाद बाहर थे। लेकिन वह कोई पुलिस वाला नहीं था, यह पहले वाला ही आदमी था। तभी वह सीधे हमारी ओर बढ़ रहा था और उसके हाथ में एक कचरा बैग, एक टॉर्च और कुछ लंबी और धातु की चीज थी। मैंने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि वह क्या है। भागो, मैंने चिल्लाया।
मेरे घायल पैर की अंगुली, गीली घास और मेरी कमजोर चप्पलों ने दौड़ना लगभग असंभव बना दिया था। मेरा पैर फिसलता रहा और मैं दूसरों के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश करते हुए अपने चप्पल में खून की गर्म धार महसूस कर सकता था। हम उस पहाड़ी की ओर भागे जो दाएं ड्रेन की ओर जाती थी। हमारे दिल हमारे कदमों से ज्यादा तेज धड़क रहे थे। हमें लगा कि हम उससे आगे निकल गए हैं, लेकिन हम गलत थे। हम कुछ पेड़ों की आड़ में एक साथ इकट्ठे हो गए, हांफते हुए। केटी, उसकी आवाज कांप रही थी, फुसफुसाते हुए बोली, क्या तुमने देखा? उसके पास एक चाकू था। मैंने इसे नहीं देखा था, लेकिन सभी की आंखों में डर ने मुझे काफी कुछ बता दिया था। चलो द ड्रेन में छिप जाते हैं, लुकास ने सुझाव दिया। वह घबरा गया था और एक पल के लिए यह विचार अच्छा लगा। यह एक अच्छी तरह से छिपी हुई जगह थी। शायद वह आदमी हमें वहां न पा सके, लेकिन मेरे अंदर कुछ चिल्ला रहा था कि यह एक भयानक विचार था। मैंने इतनी सच्ची अपराध कहानियां सुनी थी कि मैं जानता था कि एकांत जगह में छिपने का आमतौर पर क्या नतीजा होता है। क्या तुम पागल हो? मैंने सख्ती से फुसफुसाया। हमें पहाड़ी पर जाना है, जहाँ लोग हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम मदद के लिए चिल्ला सकते हैं। समूह ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर सिर हिलाया। तुम सही हो, केटी ने सहमति जताई। हमने एक योजना तैयार करना शुरू कर दिया। लुकास ने बहाना बनाया कि हम ड्रेन की ओर जा रहे हैं, ताकि अगर वह आदमी सुन रहा है तो उसे धोखा दे सके, जबकि हम में से बाकी लोग सीधे सड़क की ओर चले जाते। दुर्भाग्य से यह काम नहीं आया। जैसे ही हम पहाड़ी पर चढ़ने लगे, मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि टॉर्च की किरण फिर से हमारे ऊपर से गुजर रही थी। वह हमारा पीछा कर रहा था। हम पास के पेट्रोल पंप की ओर भागे। हमारे पैर गीली घास और फुटपाथ पर फिसल रहे थे। जब हम पेट्रोल पंप के दरवाजे से तेजी से बाहर निकले तो मुझे अपने गले में घबराहट महसूस हो रही थी। हम बेदम और डरे हुए थे। हम तुरंत तितर बितर हो गए, अलमारियों के पीछे छिप गए और नजरों से ओझल हो गए। लुकास काउंटर पर गया और कैशियर को बताया कि क्या हो रहा है। उस आदमी का वर्णन किया और पूछा कि क्या हम कुछ देर वहाँ रुक सकते हैं। कैशियर, एक मध्यम आयु वर्ग का शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, सहमत हो गया और उसने पुलिस को बुलाने की पेशकश की। नहीं, हमें पुलिस की जरूरत नहीं है, लुकास ने जल्दी से कहा। वह बस डरावना है। केटी और मैंने एक दूसरे को देखा। क्या तुम गंभीर हो? उसने अपनी सांस रोककर कहा। हम कर्फ्यू के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें चाकू तो नहीं मारा जाएगा। अपने डर के बावजूद हमने पुलिस को फोन नहीं किया। इसके बजाय हम इंतजार करते रहे, गलियारे में दुबके रहे, खिड़कियों से देखते रहे। करीब 15 मिनट बाद हम सुरक्षित महसूस करने लगे और निकल पड़े। मैंने अपने सैंडल सुखाने के लिए कुछ नैपकिन का इस्तेमाल किया और अपने खून बह रहे पैर के अंगूठे पर एक नैपकिन लपेटा। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, एमिली ने चौंक कर कहा, हे भगवान, वह वापस आ गया। हम सब इधर उधर भागे और निश्चित रूप से वह वहाँ था, लेकिन अब उसने लाल हुडी पहन रखी थी। वही आदमी, वही टॉर्च, वही चाकू। मेरा दिल बैठ गया। हम भाग गए। इस बार मैं केटी के पास ही रहा। वह दूसरों की तरह तेज नहीं भाग सकती थी और मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता था। एमिली और लुकास ने भी मदद करने के लिए अपनी गति धीमी कर दी। हम तब तक भागते रहे जब तक हम केटी के घर नहीं पहुंच गए। जब तक हम अंदर पहुंचे, वह आदमी जा चुका था और हम सुरक्षित थे, अभी के लिए। हमने उस रात उसे फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उस अनुभव ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद समूह पहले जैसा नहीं रहा। मैंने एमिली या लुकास को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन हमारे बीच कुछ बदल गया था, कुछ अनकहा। आज तक मुझे नहीं पता कि वह आदमी क्या चाहता था या उसने हमारा पीछा क्यों किया, लेकिन कभी कभी जब मैं रात में अकेले चल रहा होता हूँ तो मैं अभी भी उसकी घूरती निगाहों का भार महसूस कर सकता हूँ और मैं अपनी गति तेज कर लेता हूँ। बस किसी भी स्थिति में वहाँ सुरक्षित रहो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि कौन देख रहा है।